हेलो गधास। आज का हमारा टॉपिक है चार्वक। अब चार्वक एक इंसान का नाम है या वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, हमें इसके बारे में नहीं पता, बट ये हमारा कंसर्न भी नहीं है। हम बस चार्वक फिलॉसफी को देखेंगे, ठीक है। वैसे अगर देखें तो चारू का मतलब होता है स्वीट और वाक का मतलब होता है बोलना। तो जो लोग इतनी क्लैरिटी से बोलते थे, जिनकी बातों में इतनी सेंस बनता था, इतनी क्लैरिटी थी, उनको चार्वक कहा गया है, ठीक है। अब इनकी फ़िलॉसफी में क्या है कि हमने देखा कि हर फ़िलॉसफी के कुछ प्रमाण हैं, यानी कि वो कुछ चीज़ों को मानते हैं, उनकी एपिस्टेमोलॉजी है। कुछ लोग जो है वो परसेप्शन में मानते हैं, कुछ लोग अनुमान में मानते हैं, कुछ लोग वर्बल टेस्टिमनी में मानते हैं, कुछ लोग कंपैरिजन्स में मानते हैं। ऐसे सब लोग का अलग अलग है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोर देन वन में मानते हैं। तो अब हम देखेंगे चार्वक किस में मानते हैं। तो चार्वक सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन में ही मानते हैं, यानी कि जो हमने परसीव करा सिर्फ वो ही सच है, जो हमने अपने सेंसेस द्वारा परसीव करा है सिर्फ वो ही सच है। अगर आपने कुछ देखा तो वो ही सच है, अगर आपने कुछ सुना तो वो ही सच है। जो आप परसीव कर रहे हो सिर्फ आप उसी को ही सच मानोगे, बाकी सब कुछ ट्रू नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तो हम लिख सकते हैं प्रत्यक्ष एवा प्रमाण, यानी प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। परसेप्शन इज दी ओनली प्रमाण, ठीक है। अब एक बहुत फेमस सेइंग है इनकी, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यानी कि एज लॉन्ग एज यू लिव, यावत जीवेत सुखम जीवेत, लिव हैप्पीली। एज लॉन्ग एज यू लिव हैप्पीली, सुखम जीवेत यानी कि लिव हैप्पीली। रम कर्तवा, रम यानी कि लोन, तो अगर लोन भी लेना पड़े तो लोन ले लो। क्यों ले लो? घृतम पीबेत, यानी कि लोन लेना पड़े तो लोन ले लो, लेकिन घी पियो। क्यों? क्योंकि इनकी वो योलो वाली फिलॉसफी, यू ओनली लिव वंस। भस्म भूतस्य देहस्य, भस्म भूतस्य यानी कि भस्म यानी बर्न्ड टू एशेस, भस्म भूतस्य देहस्य, देहस्य यानी कि बॉडी। क्या होगा जब आपकी बॉडी जो है वो बर्न कर दी जाएगी, जब एशेस निकल आएंगी, तो फिर आप वापस थोड़ी आओगे इस लाइफ में। पुनर्आगमन, पुनर्आगमन, पुनर यानी कि फिर से, आगमन यानी कि आओगे तो नहीं ना। तो इसीलिए अगर लोन भी लेना पड़े तो लोन लेके भी घी पी लो, क्योंकि एक बार जब आप मर गए तो फिर आप वापस नहीं आ पाओगे। तो इनकी क्या फिलॉसफी है? योलो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि इन्होंने बोला कि एक होती है नोन चीज़, उससे हम जाते हैं अननोन चीज़ पे। एक होता है हेतु विच इज़ नोन, और एक होता है साध्य विच इज़ अननोन। तो हम नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, और इस रास्ते के बीच में हमें व्याप्ति की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? जैसे कि मान लो हेतु है कि एक हिल पे हमें धुआं दिख रहा है और मुझे वो दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई उस हिल पे धुआं है। तो ये क्या है? हेतु, दिस इज़ नोन, ये मैंने परसीव करा, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि इस हिल पे धुआं निकल रहा है। अब क्या होगा, मैंने इससे साध्य यानी जो अननोन है वो क्या मान लिया कि धुआं अगर निकल रहा है तो मतलब कि उस हिल पे आग लगी होगी। ये तो गलत बात है ना, मैं ऐसे मान ही नहीं सकती। इसके लिए मैंने क्या करा? व्याप्ति का यूज़ करा, यानी कि मैंने ये माना कि भाई हिल पे धुआं निकल रहा है, मतलब कि हिल पे आग लगी होगी। कैसे माना ये? मैंने ऐसे माना कि भाई जहाँ जहाँ धुआं निकलता है वहाँ वहाँ आग ही होती है, मतलब कि धुआं सिर्फ और सिर्फ आग से ही निकल सकता है। ये मेरी व्याप्ति है ना। ये रिलेशन मुझे पता है कि भाई धुआं जहाँ जहाँ होता है वहीं पे आग निकलती है, इस वजह से मैंने ये बात मानी, है ना। तो इसीलिए नोन से अननोन तक जाने के लिए मैं एक व्याप्ति को इस्टेब्लिश करती हूँ, ठीक है। अब क्या ये व्याप्ति परसेप्शन से मैं इस्टेब्लिश कर सकती हूँ? क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भाई यहाँ पे धुआं है तो यहाँ पे आग ही होगी, क्योंकि धुआं सिर्फ और सिर्फ आग से ही निकलता है? ये तो मैंने इलिसिट जनरलाइजेशन कर लिया ना, मैंने जनरलाइज कर दी कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग ही होती है। ये तो मैंने जनरलाइज कर दिया, तो मैं परसेप्शन से इस बात को इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। क्या प्रॉब्लम होगी? इलिसिट जनरलाइजेशन। क्या मैं इन्फरेंस से इस बात को इस्टेब्लिश कर सकती हूँ? अगर मैं ये बोलूँगी कि भाई यहाँ पे धुआं है तो यहाँ पे आग ही निकली होगी, तो इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे फिर से कोई व्याप्ति चाहिए होगी, फिर उस बात को प्रूव करने के लिए मुझे फिर से कोई व्याप्ति चाहिए होगी, फिर उस बात को प्रूव करने के लिए मुझे फिर से व्याप्ति चाहिए। व्याप्ति इज व्हाट? अ कनेक्शन। नोन से अननोन तक लेके मैंने कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करा। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि एक हेतु है और एक साध्य है,
हेतु है जो मुझे पता है, साध्य है जो मुझे नहीं पता है। इसके लिए मैंने एक व्याप्ति इस्टेब्लिश करी। अब ये व्याप्ति भी क्या है मुझे पता नहीं है, मैंने बस ये इस्टेब्लिश करी है, यानी कि ये मेरा एक इन्फरेंस है। अब क्या होगा, जब मुझे व्याप्ति भी नहीं पता है तो मैं इन दोनों के बीच में भी एक व्याप्ति इस्टेब्लिश करूँगी, फिर मैं इन दोनों के बीच में भी एक व्याप्ति इस्टेब्लिश करूँगी। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक सर्कुलर रीजनिंग बन गई जिसको बोलते हैं पेटिटो प्रिंसिपी। और इसकी क्योंकि मैं बार बार सेम चीज़ ही करे जा रही हूँ, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनफाइनाइट रिग्रेशन। क्योंकि व्याप्ति कैन नेवर बी प्रूव्ड विथ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के साथ व्याप्ति आप इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते। तो आप क्या कर रहे हो, व्याप्ति फिर से व्याप्ति फिर से व्याप्ति फिर से व्याप्ति, तो इससे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट रिग्रेशन। फिर क्या हम वर्बल टेस्टिमनी से व्याप्ति को इस्टेब्लिश कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वर्बल टेस्टिमनी भी किस पे डिपेंडेंट होती है, इन्फरेंस पे। इसीलिए जो है चार्वाक्स जो हैं वो वेदास की इनफैलिबिलिटी को नहीं मानते। जितने ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई वेदास तो इनफैलिएबल है, यानी कि वेदास में कोई गलती है ही नहीं, वेदास में जो लिखा है वो एकदम सत्य लिखा है। लेकिन चार्वाक्स जो है वो इस बात को रिफ्यूट करते हैं क्योंकि वो वर्बल टेस्टिमनी में नहीं मानते। फिर कॉजेशन, अब वो क्या बोल रहे हैं कि हम बाकी फिलोसफर्स क्या मानते हैं कि अगर कोई भी इफ़ेक्ट हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कॉज है, ऐसा बाकी सब मानते हैं। अब इसमें चार्वाक्स का क्या कहना है कि हिल पे धुआं लगा तो आपने बोल दिया कि भाई हिल पे आग है, बाकी लोग क्या बोलेंगे ये बात सच है क्योंकि ये इफ़ेक्ट है तो इसका कोई ना कोई कॉज होगा, तो इसका कॉज ये है कि फायर लगी इस वजह से धुआं उठ रहा है। लेकिन चार्वाक्स क्या बोलेंगे कि भाई हो सकता है कि एक कंडीशन हो कि जब फायर जो है वो किसी वेट सब्सटेंस के साथ मिलती है तभी धुआं उठता है, हो सकता है ना ऐसी कंडीशन हो। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि जब जब फायर होगी तब तब धुआं होगा, यहाँ पे तो एक कंडीशन है कि फायर जब वेट चीज़ के साथ बनती है तब धुआं उठता है। लेकिन आपने क्या करा, आपने जनरलाइज कर लिया उस बात को कि नहीं भाई जब फायर होगी तब धुआं उठेगा। तो कॉजेशन के लिए चार्वाक्स क्या बोलते हैं कि एक हिडन कंडीशन होती है जो शायद हमें ना दिखे, उस हिडन कंडीशन को क्या बोलते हैं, उपाधि। तो इस वजह से ये कॉजेशन को भी मना कर देते हैं, वर्बल टेस्टिमनी को भी मना कर देते हैं, इन्फरेंस को भी मना कर देते हैं और सिर्फ परसेप्शन को हाँ करते हैं। ठीक है, व्याप्ति को भी इनने मना कर दिया। फिर अब करते हैं थोड़ा सा हम क्रिटिसाइज चार्वाक्स को, जो अभी तक हमने देखा उसी बेसिस पे। परसेप्शन गिव्स ट्रू नॉलेज, एनालाइज्ड ओनली लिमिटेड केसेस। अब चार्वाक्स ने क्या करा, चार्वाक्स ने कुछ ही केस देखे कि भाई परसेप्शन अच्छा यहाँ भी धोखा नहीं दे रहा है, यहाँ भी धोखा नहीं दे रहा है, यहाँ भी धोखा नहीं दे रहा है, और इन्होंने जनरलाइज कर लिया। तो ये भी तो एक तरह से इन्फरेंस ही हुआ ना कि आपने सारे केसेस तो देखे ही नहीं, हो सकता है कहीं पे परसेप्शन जो है वो धोखा दे दे, है ना, परसेप्शन ट्रू नॉलेज ना दे, जो हमें देखेंगे। ऑब्वियसली परसेप्शन भी हमें कई बार गड़बड़ नॉलेज देता है, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। सेकेंड इनका क्रिटिसिज्म क्या है, टू रिजेक्ट इन्फरेंस ही यूजेज इन्फरेंस। कैसे, उसने बोला कि प्रमाण गिव्स ट्रू नॉलेज, प्रमाण जो है वो सही नॉलेज देता है और इन्फरेंस सही नॉलेज नहीं देता है। तो इससे क्या हुआ, इसीलिए क्योंकि प्रमाण तो सही नॉलेज दे रहा है लेकिन इन्फरेंस सही नॉलेज नहीं दे रहा है, तो उन्होंने क्या इन्फर कर लिया कि इन्फरेंस इज नॉट प्रमाण, क्योंकि ये ट्रू नॉलेज दे रहा है ये नहीं दे रहा है, मतलब कि ये और ये सेम नहीं है, ये नहीं है, इन्फरेंस इज नॉट प्रमाण। तीसरा, अब परसेप्शन कैन बी रॉन्ग, ये तो हमें पता ही है। कई बार क्या होता है, एक रस्सी पड़ी होती है लेकिन हमें लगता है कि वो स्नेक है, हम डर जाते हैं तो रोप को हम स्नेक समझ लेते, तो ये हमारा परसेप्शन ही है ना, मैंने उसे देखा लेकिन परसेप्शन ने तो मेरे को झूठ बोला, मेरी आंखों ने तो मुझे गलत बताया, ये तो रस्सी थी, मुझे तो मेरी आंखों ने बताया कि ये स्नेक है। फिर शेप ऑफ अर्थ, हम जब देखते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि भाई ये तो दुनिया तो फ्लैट है, मतलब अर्थ जो है वो फ्लैट है, हमें देखने में ऐसा लगता है ना, बट है कैसी, स्फेरिकल है। फिर जियोइड है बेसिकली। फिर जैनों ने क्या बोला है, जैन्स बोलते हैं कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि परसेप्शन इज़ दी ओनली प्रमाण। तो इस बात पे चार्वाक्स या तो साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे तो फिर से वो रीजनिंग और इन्फरेंस का ही यूज़ कर लेंगे, तो वो अपनी ही फिलॉसफी से इनकन्सिस्टेंट हो जाएंगे। पांचवा है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इन्फरेंस की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, अगर आप इन्फरेंस नहीं करोगे तो आप थिंक करने से भी मना कर रहे हो। जितने भी आजकल हम डिस्कशंस देख रहे हैं, थॉट्स देख रहे हैं, थ्योरीज देख रहे हैं, अफर्मेशंस देख रहे हैं, डिनायल्स देख रहे हैं, बेसिकली अगर आप कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी थ्योरी पढ़ते हो, तो आपको वो चीज़ माननी पड़ेगी, है ना, और आपको वो इन्फर करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में प्रैक्टिकली आगे बढ़ सकते हो। अगर आज भी आप NCERTs पढ़ रहे हो तो आप इन्फर ही कर रहे हो,
यू कैन नॉट रिलाई कि भाई जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा ही नहीं कि दुनिया गोल है। फिर आते हैं चार्वाक की मेटाफिजिक्स में। मेटाफिजिक्स क्या होता है? थ्योरी ऑफ रियलिटी। तो सिंस मैटर कैन बी परसीव्ड, मैटर अलोन इज रियल, ये सिर्फ और सिर्फ मैटर को ही रियल मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मैटर ही देख सकते हैं, फॉर्म्स हम देख ही नहीं सकते, तो ये फॉर्म्स को रियल मानते ही नहीं है। मटीरियलिज्म, अब ये मटीरियलिस्टिक हैं। कौन? चार्वाक जो है वो मटीरियलिस्टिक है। इन्होंने 4 मटीरियल एलिमेंट्स माना है, अर्थ, वाटर, फायर और एयर। अब क्योंकि मटीरियल्स माने इसलिए मटीरियलिस्टिक हो गए, और मोर देन वन माने तो ये प्लूरलिस्टिक हो गए। ठीक है। ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज़ में ये मानते नहीं है, सोल, गॉड, कर्मा, रीबर्थ, ये सब मानते ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमें दिखते ही नहीं है। और ये तो अभी बताया ना कि रीबर्थ में तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी बताया कि भाई जितना घी लेना है अभी ले लो, चाहे लोन लेना पड़े ले लो, क्योंकि अगले बरस तुम आ ही नहीं रहे हो, मतलब कि अगले जीवन में तुम आ ही नहीं रहे हो। तो जब आ ही नहीं रहे हो तो रीबर्थ खत्म। जब आ ही नहीं रहे हो तो तुम्हारे कर्मा का भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि कर्मा अपन कब बोलते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, अगले जन्म में मुझे फिर मेरे कर्मा मिलेंगे। मेरे कर्मा अभी आ रहे हैं, यानी कि जो पिछले जन्मों में मैंने पाप करे उसके कर्म आ रहे हैं, है ना। तो कर्मा का कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं है। सोल और गॉड का भी हम देखेंगे ही। फिर आते हैं रिजेक्शन ऑफ सोल। सोल को भी नहीं माना इन्होंने। क्यों? बाकी लोग क्या कहते हैं कि सोल और बॉडी एक सेपरेट एंटिटी है, सबस्ट्रेटम ऑफ कॉन्शियसनेस है। हमारी बॉडी एक चीज़ है और हमारी सोल एक चीज़ है, ऐसा बाकी लोग बोलते हैं। चार्वाक्स क्या बोलते हैं? चार्वाक्स बोलते हैं कि इट रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एटर्नल अनचेंजेबल इमोर्टल सोल इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी। देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी, क्योंकि इनका क्या मानना है, ये तो जो देखेंगे वो ही मानते हैं ना, तो सोल तो हमें दिखती ही नहीं है, तो चार्वाक्स तो वो चीज़ मानेंगे ही नहीं। दूसरा, थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस। थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या बोलते हैं, जैसे फर्मेंटेड यीस्ट से इंटॉक्सिकेटिंग क्वालिटी ऑफ वाइन बनती है। जब हम यीस्ट को फर्मेंट करते हैं तो इंटॉक्सिकेटिंग क्वालिटी ऑफ वाइन बनती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसी का बाय प्रोडक्ट है। उसी तरह से कॉन्शियसनेस जो है वो भी बाय प्रोडक्ट है बॉडी का ही, यानी कि बॉडी के अंदर ही कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस बॉडी का ही बाय प्रोडक्ट है। जब बॉडी है तो ही कॉन्शियसनेस है। ठीक है, इसको इन्होंने बोला है भू चैतन्यवाद, और इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, भू चैतन्यवाद। इसके बाद दूसरा क्या बोला है उन्होंने, देहत्ववाद, यानी कि बॉडी इटसेल्फ इज सोल। इसको क्या बोलते हैं, देहत्मवाद। देहा एव आत्मा, यानी कि बॉडी इटसेल्फ इज सोल। इसमें क्या एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जैसे कि बेतल की पत्तियाँ, एरेका नट और लाइम को मिला के, जब तीनों को मिलाया जाता है तब लाल कलर बनता है, इंडिविजुअली नहीं बनता, लेकिन जब तीनों को मिलाया जाता है तो उसका रिजल्ट जो है वो लाल कलर होता है। उसी तरह से ये भी इसका कॉन्शियसनेस भी बॉडी का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ देहात्मवाद। अब व्हेन बॉडी इज अलाइव, कैसे इन्होंने फॉर देहात्मवाद बोला, यानी देहात्मवाद को क्या सपोर्ट किया है। पहला क्या बोलते हैं कि देखो जब बॉडी अलाइव है तब कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, और जब बॉडी मर जाती है, यानी कि इंसान मर जाता है, तो कॉन्शियसनेस भी चली जाती है। यानी कि बॉडी और कॉन्शियसनेस अलग अलग नहीं है, वो साथ में ही है, इसी का ही बाय प्रोडक्ट है। दूसरा क्या कहता है कि हमें क्या कभी कॉन्शियसनेस अलग से दिखती है बॉडी के? नहीं दिखती ना, हम उसे इंडिपेंडेंटली परसीव नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये क्या बोलता है कि बॉडी का ही कॉन्शियसनेस जो है वो बाय प्रोडक्ट है बॉडी का ही। ठीक है, फिर तीसरा क्या बोलता है कि कॉन्शियसनेस इज अ क्वालिटी ऑफ बॉडी। हम क्या बोलते हैं, आई एम फैट, आई एम लेम, यानी कि जो हमारी सेल्फ है वो बॉडी से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि मैं लंगड़ी हूँ, मैं अगर ऐसे बोलूँ कि मैं लंगड़ी हूँ, तो मैं यानी कि आत्मा, और लंगड़ी यानी मेरी बॉडी की क्वालिटी, यानी कि मैं खुद भी डिस्टिंग्विश नहीं कर रही हूँ अपनी सोल और अपनी बॉडी में, यानी कि मेरी सोल मेरे अंदर ही एग्जिस्ट करती है, कोई दो अलग चीज़ें नहीं है। फिर इनका गॉड पे क्या व्यू था, ऑब्वियसली कैन नॉट बी परसीव्ड, तो इसीलिए ये गॉड को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा क्या है, लोग बोलते हैं कि भाई गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स, लेकिन ये क्या बोलते हैं कि भाई 4 बेसिक मटेरियल्स हमने बताए हैं अभी तुम्हें, एयर, वाटर, अर्थ और फायर, ये 4 एलिमेंट्स जो हैं यही इस पूरी दुनिया को बना चुके हैं, यूनिवर्स को बनाते हैं। ठीक है, इनके पास इनहेरेंट टेंडेंसी है टू कंबाइन टू फॉर्म द वर्ल्ड। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरलिज्म, स्वभाववाद। फिर तीसरा, बाकी लोग क्या बोलते हैं कि गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स, लेकिन चार्वाक्स क्या बोलते हैं कि यूनिवर्स इज सिंपली अ मैकेनिकल और एक्सीडेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स। इन्हीं 4 का समूह है, जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म या यादृच्छवाद या फिर एक्सीडेंटलिज्म। ठीक है, अब इनका लिबरेशन पे क्या व्यू था।
बाकी लोग लिबरेशन पे एम्फसाइज करते हैं, मोक्ष लेने पे एम्फसाइज करते हैं। क्यों? लिबरेशन अज्यूम करता है कि तुम्हारे पास एक सोल है जो तुम्हारे मरने के बाद भी रहेगी। तुम मर जाओगे, तुम्हारी बॉडी चली जाएगी, लेकिन आत्मा तुम्हारी तब भी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तुम वापस से जन्म लोगे, रीबर्थ होगा। और फ्रीडम ऑफ रीबर्थ, फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ इज पॉसिबल, यानी कि तुम इस जन्म मरण की साइकिल से जो है छुटकारा पा सकते हो। और कैसे पा सकते हो? तो लिबरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, लेकिन चार्वाक्स का क्या है? चार्वाक्स ने तो सोल को ही मना कर दिया कि भाई सोल एटर्नल नहीं है, जब बॉडी मर जाती है तो सोल भी चली जाती है। रीबर्थ के कंसेप्ट को मानता ही नहीं है, तो फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ तो आती ही नहीं है बात। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं है तो वो लिबरेशन को कैसे ही मानेगा? तो चार्वाक्स जो है वो बोलता है कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सफरिंग कम्स विद डेथ। बाकी फिलोसफर्स क्या बोलते हैं कि भाई सफरिंग से जो एब्सेंस है, जितने भी तुम्हें पीड़ाएं हो रही हैं, उससे एब्सेंस कब मिलेगा? जब तुम मोक्ष चले जाओगे। लेकिन चार्वाक्स क्या मानते हैं कि एब्सेंस ऑफ सफरिंग कम्स विद डेथ। जब मरोगे तब सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बुरा सब कुछ। डेथ कैन नॉट बी द गोल ऑफ लाइफ, है ना। ये तो नहीं है कि हम बैठ के अब डेथ की वेट करें। तो गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू चार्वाक क्या है? प्लेजर। वो बोलता है कि भाई जितना पीना है घी पी लो, है ना। तो क्या है वो? प्लेजर। जितना प्लेजर तुम्हें चाहिए है ले लो, क्योंकि तुम रीबर्थ नहीं करोगे, तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। तो काम यानी कि प्लेजर, ये है हमारा गोल ऑफ लाइफ। और हम इसे अचीव कैसे करेंगे? अर्थ यानी कि वेल्थ से। तो अर्थ यानी वेल्थ क्या है? इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें अपनी लाइफ इंजॉय करने में हेल्प करती है। तो अर्थ हेल्प्स अस अचीव काम। चार्वाक्स की इन एथिक्स को बोलते हैं हेडोनिज्म। प्लेजर इज द हाईएस्ट गोल। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ चार्वाक्स थ्योरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज। अभी तक जिन्होंने रीबर्थ, गॉड, सोल, लिबरेशन, इन सब पे जो बोला, अब हम उसे क्रिटिसाइज करेंगे। तो पहला है कि बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मैटर। लेकिन क्या आपने देखा है? नहीं। पर ये तो सिर्फ परसेप्शन को मानते हैं, तो फिर कॉन्शियसनेस को कैसे मान रहे हैं? क्योंकि इन्होंने तो बोला था कि जो आप परसीव करते हो सिर्फ वही सत्य है। तो कॉन्शियसनेस को तो आप परसीव कर ही नहीं सकते, तो आप मान कैसे रहो कॉन्शियसनेस को? दूसरा क्या है? सोल को रिजेक्ट करने के लिए इन्फरेंस का यूज़ करते हैं। कैसे? ये बोलते हैं कि ओनली परसेप्टेबल थिंग्स आर रियल, यानी कि जो चीज़ें हम परसीव कर रहे हैं सिर्फ वो ही रियल है। और दूसरा क्या कहते हैं कि सोल कैन नॉट बी परसीव्ड, सोल हमें दिख नहीं रही। ठीक है, और हम सिर्फ देखी हुई चीज़ों को मानते हैं, इसीलिए हम सोल को नहीं मान रहे हैं। तो ये क्या हुआ? इन्फरेंस हुआ। इन दो सेंटेंसेस से आपने तीसरा सेंटेंस इन्फर कर लिया। तीसरा क्रिटिसिज्म क्या है? कि कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मटीरियल एलिमेंट्स। ठीक है, कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मटीरियल एलिमेंट्स। भगवद गीता में लिखा है कि एग्जिस्टेंस कैन नॉट कम फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, अगर आप ये एग्जाम्पल भी देखो जो चार्वाक्स ने ही दिया, बीतल की पत्तियाँ वाला, उससे क्या बनाया था इन्होंने? रेड कलर बनाया था, है ना। तो बीतल की पत्तियाँ और ये सारी चीज़ें क्या है? मटीरियलिस्टिक, यानी कि फिजिकल चीज़ें हैं, दिखती हैं हमें। और लाल कलर भी हमें दिख रहा है, यानी भाव से भाव हो रहा है, एग्जिस्टिंग चीज़ें से एग्जिस्टिंग चीज़ें ही बन रही हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा? इन्होंने बोला कि कॉन्शियसनेस बाय प्रोडक्ट है, कॉन्शियसनेस बाय प्रोडक्ट है बॉडी का। बॉडी हमें दिखती है, बॉडी इज एन एग्जिस्टिंग थिंग, और ये एक नॉन एग्जिस्टिंग थिंग है कॉन्शियसनेस। तो इन्होंने एग्जाम्पल किस चीज़ का दिया कि भाई देखो एग्जिस्टिंग चीज़ है, इससे एग्जिस्टिंग चीज़ आ रही है। लेकिन कॉन्शियसनेस के टाइम पे क्या करा इन्होंने? कॉन्शियसनेस इज अ नॉन एग्जिस्टिंग थिंग, और वो बाय प्रोडक्ट है एक एग्जिस्टेंस थिंग का। तो भगवद गीता में यही लिखा है कि एग्जिस्टेंस कैन नॉट कम फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस, भाव कैन नॉट कम फ्रॉम अभाव। ठीक है, फिर चौथा क्रिटिसिज्म क्या है? मटीरियल प्रॉपर्टीज आर पब्लिकली ऑब्जर्वेबल बट कॉन्शियसनेस इज प्राइवेट। इफ मेरली अ मटीरियल प्रॉपर्टी एवरीवन वुड डायरेक्टली सी इट। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें दिखती हैं, कॉन्शियसनेस हमें नहीं दिखता, क्योंकि कॉन्शियसनेस मटीरियलिस्टिक है ही नहीं। और अगर कॉन्शियसनेस जो है वो मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, आप कह रहे हो ना कि ये बॉडी का ही बाय प्रोडक्ट है, तो अगर बॉडी जो है वो हमें दिखती है, वो एक मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसी का बाय प्रोडक्ट है ये, तो हमें ये भी दिखना चाहिए था ना। हम इसे डायरेक्टली क्यों नहीं देख पाते? हम आत्मा को डायरेक्टली क्यों नहीं देख पाते? फिर पांचवा क्या है? देर आर सिचुएशंस वेयर बॉडी एग्जिस्ट बट कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट, कॉन्शियसनेस इज एब्सेंट। क्या होता है? जब इंसान मर जाता है, या फिर जब इंसान गहरी नींद में चला जाता है, या बेहोश हो जाता है, होश में नहीं होता, तो क्या होता है उसमें? यही तो होता है कि हमें दिखता है कि भाई बॉडी तो दिख रही है, हमें सामने वो इंसान लेटा हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। तो जब आप बोल रहे हो
कि भाई वो बाय प्रोडक्ट है तो वो तो इनसेपरेबल होना चाहिए ना, लेकिन इस केस में तो वो सेपरेबल हो रहा है, सेपरेट हो जाता है। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने आकाश यानी कि एथर और स्पेस को भी रिजेक्ट कर दिया। कैसे? जो न्याय वैशिका है वो तो एक्सेप्ट करता है आकाश को, चार्वाक्स ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम देख नहीं सकते। साउंड डज नॉट रिक्वायर एन इनविजिबल सब्सटेंस, साउंड मे बी प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड थ्रू इंटरेक्शंस अमंग मटेरियल एलिमेंट्स। वही चीज़ इन्होंने बोल दी कि भाई ये आकाश को तो हम नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हम तो मानते हैं कि साउंड जो है उसको कोई इनविजिबल सब्सटेंस की ज़रूरत नहीं है। वो जो चार हमने मटीरियल एलिमेंट्स दिए ना, कौन कौन से? वाटर, एयर, फायर और अर्थ, इन्हीं चारों से साउंड भी जो है वो भी आ जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या इंपॉर्टेंस है चार्वाक्स फिलॉसफी की? ब्लाइंड फेथ को इसने अपोज किया, ये हमने देखा। ठीक है, ब्लाइंड फेथ को अपोज करा ना, उन्होंने बोला कि भाई जो दिख रहा है सर वो ही मानो। एनकरेज करा रैशनल थिंकिंग, उस टाइम के लोगों में रैशनल थिंकिंग को इन्होंने एनकरेज करा। तीसरा, सिमिलर टू मॉडर्न साइंटिफिक आउटलुक, आज की जो रैशनल दुनिया है वो इससे सिमिलर है। फिर मैटर, नेचुरल प्रोसेस और फिजिकल कॉजेस को उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी दैन सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन को। भगवान में इसने नहीं माना कि भाई ये करोगे तो वो हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा। लोगों को बोला कि अपना दिमाग चलाएं। ठीक है। और इन्फ्लुएंस ऑफ स्केप्टिसिज्म, सेव्ड फ्रॉम पिटफॉल्स ऑफ डॉगमेटिज्म। और फिर ये हम कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, इट्स इंसिस्टेंस ऑन परसेप्चुअल एविडेंस रिजेंबल्स द एम्पेरिकल ओरिएंटेशन ऑफ मॉडर्न साइंस। यहाँ पे हमारा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चार्वाक फिलॉसफी जो है वो फिनिश हो गया।